गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कौटिल्य। कौटिल्य जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड टॉपिक है। तो कौटिल्य से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वेस्टर्न में मैकेलबी से पूछे जाते हैं और इंडिया में कौटिल्य से। और कौटिल्य और मैकेलबी को कंपेयर किया जाता है। कौटिल्य को इंडियन मैकेलबी भी कहा जाता है। हालांकि इनने जो कंट्रीब्यूट किया था वो मैकेलबी से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इनको इंडियन मैकेलबी भी कहा जाता है। ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर इन द अर्थ ऑफ अर्थशास्त्र को बोलेंगे हम द साइंस ऑफ पॉलिटी। वो कहते हैं कि इंडियन फिलोसफर थे और उन्होंने क्या बुक लिखी है, अर्थशास्त्र एक बुक लिखी है, जिसका मतलब इंग्लिश में हो गया द साइंस ऑफ पॉलिटी। कौटिल्य वॉज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन 4th सेंचुरी BC। जो कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य किंग जो थे 4th सेंचुरी में, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। ही रोट मैनी राइटिंग्स एंड proceeded to declare the independence of polity from religion to highlight its importance in the society। और उन्होंने जो भी लिखा वो इसलिए लिखा कि जो हम पॉलिटी को इंडिपेंडेंट कर लें रिलीजन से, क्योंकि उस टाइम जब भी हम एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं या वेस्टर्न पढ़ते हैं तो उस टाइम क्या था कि जो पॉलिटी है, जो किंग को पोप या गुरु, इंडियन फिलॉसफी में आप गुरु या कुलगुरु मान के चलते हैं कि पॉलिटी का जो भी डिसाइड करता था वो कुलगुरु ही करते थे। या हम ये मान के चलते हैं कि जो किंग थे उनको एक रिलीजियस पर्सन माना जाता था, उनको एक भगवान का अवतार माना जाता था। लेकिन कौटिल्य ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉलिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसको हम रिलीजन के अंडर नहीं रख सकते। ही वॉज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र। बिफोर हिम इंडियन फिलोसफी वॉज डोमिनेटेड बाई पुरुषार्थास। जो पुरुषार्थास थे वो 4 पुरुषार्थ थे। तो मैं इनसे कौटिल्य से पहले इनका ही जो इंडियन फिलोसफी में जो था तो काफ़ी दबाव था, काफ़ी डोमिनेटेड थे। अब ये पढ़ेंगे क्या थे पुरुषार्थास जो थे, ये क्या थे। देखो एक टेबल आपको क्लेरिफाई कर रहा है कि इनहेरिटेंस वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम, फिर है प्रोमोटेड बाई। इनहेरिटेंस वैल्यू में आ जाएगी जैसे धर्मा है, अर्थ है, कामा है, मोक्षा है। तो डिराइव्ड फ्रॉम मतलब ये कहाँ से ये चीज़ आती थी, और प्रोमोटेड बाई कौन सी चीज़ जो है इस चीज़ को प्रमोट करती थी। धर्म आ गया हमारा रिलीजन। इंडियन फिलॉसफी को जब भी हम पढ़ते हैं तो वो धर्म के बिना अनकम्प्लीट है इंडियन फिलॉसफी। और डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से धर्म जो है ये कहाँ से आया था? परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सैक्रेड लॉ। जो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य जो है ये अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज जो भी हम अपना कर्तव्य करते थे उसको क्या कहा जाता था? धर्म कहा जाता था। और इसको कौन प्रमोट करता था? ओबियसली रिलीजन, धर्म। फिर आता है अर्थ का मतलब आ गया एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। वो इस चीज़ को, अर्थ को कौन ये प्रमोट करता था? पॉलिटी। अर्थ का मतलब हो गया हमने एक्विजिशन करना है, हमने एक तो प्रॉपर्टी बनानी है, और एक वेल्थ हो गया जैसे सोना चांदी हीरे थे वो हो गया, और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल जो भी हमारे पास जैसे हमारी टेरिटरी थी तो वो हो गया मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। धर्म अपनी जगह आ गया, अर्थ अपनी जगह आ गया। अब आता है कामा क्या है? कामा का मतलब कहाँ से निकला है कामा? ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड एंड सेक्सुअल एंजॉयमेंट। जितनी भी हमारी डिज़ायर्ड हैं और पर्टिकुलरली सेक्सुअल एंजॉयमेंट जो है वो उसको कामा कहते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कामा सूत्रा एक इंडियन फिलोसफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर है प्रमोटेड बाई, इनको कामा को कौन प्रमोट करता था? आर्ट एंड कल्चर। फिर आता है मोक्षा जो था द फाइनल लिबरेशन ऑफ इमांसिपेशन ऑफ सोल। जो हमारी आत्मा है वो उसकी इमांसिपेशन हो जाती थी, वो बिल्कुल मोक्ष मिल जाता था। क्योंकि जैसे हम उसमें हिस्ट्री में देखते हैं तो इनको महात्मा बुद्ध जी को मोक्ष मिला था, तो उनके बताए हुए रास्ते पर बहुत लोग चले, लेकिन मोक्ष उनको ही मिला था, महात्मा बुद्ध जी को ही मिला था। ठीक है। और एक किससे प्रमोटेड बाई? पेनांस मीन्स भक्ति। आप जितनी मतलब उसमें डीप वाली भक्ति में जाओगे तो वो हो गई पेनांस। कहता है द एज प्रोसीडिंग कौटिल्य वॉज करेक्टराइज्ड बाई प्राइमेसी ऑफ धर्म विच वॉज रेगुलेटेड बाई धर्मशास्त्र ऑफ मनु।
कि जो कौटिल्य और कौटिल्य से पहले वाली एज जो थी वो उसकी मेन करेक्टरिस्टिक क्या थी, प्राइमेसी मानते थे कि धर्म को ही सब कुछ मानते थे, अधर्म नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि अगर अधर्म करेंगे तो हम किस में जाएंगे, हेल में जाएंगे। तो वो क्या करते थे, धर्म ही करते थे। तो जो धर्म है, धर्म कहाँ से निकलता है, हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि मनु ने धर्मशास्त्र लिखा है। तो जो मनु ने धर्मशास्त्र लिखा है तो वही जो है हमारा धर्म है। इन दिस एज अर्था कामा एंड मोक्षा वॉज रिगार्डेड एज इंसिडेंटल टू परस्यूड धर्म। वो अर्था कामा और मोक्षा जो भी थे वो धर्म के लिए ही थे। मतलब आप धर्म जो था एक मीन्स एंड था और मीन्स भी था। अगर आप धर्म पे चलोगे तो आपको अर्थ भी मिलेगा, कामा भी मिलेगा, मोक्षा भी मिलेगा। उनका मानना ये था, यानी वो प्राइमेसी किसको देते थे, धर्म को देते थे। एडवेंट ऑफ अर्थशास्त्र implied that the pursuit of artha could be treated as an end in itself rather than an instrument of the pursuit of dharma or any other type of पुरुषार्थ। जो ये कहता है अर्थशास्त्र में, ये कहते हैं कि जो अर्थ है मीन्स जो एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज प्रॉपर्टी है, तो एज वेल एज मटेरियल है, तो ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि अर्थ जो है ये एक एंड है इसमें, कि अर्थ के लिए हम किसी और के लिए अर्थ को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो अर्थ क्या है, एक एंड है। जैसे इनसे पहले धर्म को ही एक एंड माना जाता था, तो अब इन्होंने कहा कि अर्थ जो है ये भी अर्थ एक एंड है, इसको भी हम क्या है, अगर गवर्नेंस के लिए हमें स्टेट को चलाने के लिए इसको भी एक एंड मानना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे धर्म में हम पुरुष शार्थाज में हम धर्म को ही मानते थे, तो धर्म एंड नहीं है। इनके मुताबिक क्या है, आर्था जो है ये भी एक एंड है। एंड मीन्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए इसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फिर आता है अर्थशास्त्र इज बेसिकली ए वर्क फॉर द गाइडेंस टू प्रिंस एंड स्टेट्समैन। अर्थशास्त्र जो वर्क है ये एक गाइडेंस थी। उन्होंने किन के लिए लिखा था, जो भी वो उस टाइम के रूलर्स थे, किंग्स थे, तो उनके लिए लिखा था कि वो अपने किंगडम को कैसे अच्छे से चलाएंगे और जो अपने किंगडम को कैसे वो बचाएंगे। द अर्थशास्त्र इन द बिगिनिंग क्लेम दैट दिस अर्थशास्त्र इज मेड एज एन compendium of almost all the Arthashastras, which in the view of acquisition and maintenance of the earth have been composed by ancient teacher। कि जितने भी पुराने टीचर्स थे, जितने भी पुराने राइटर्स थे, उन्होंने जितना भी एक्विजिशन ऑफ अर्थ पे लिखा है, मेंटेनेंस ऑफ अर्थ पे लिखा है कि हम भूमि जो है तो कैसे किसी से कैप्चर करेंगे, किसी से लेंगे या जंग करके लेंगे या ऐसे लेंगे। जैसे ऐसे मतलब जैसे पहले ज़माने मैरिज होती थी तो दहेज में उनको बहुत सारे एरिया मिलता था, तो वो कैसे लेंगे। तो कौटिल्य ने जो इनसे पहले जितने भी टीचर्स थे सबके पूरे एक नोट्स बना के दिए थे, बिल्कुल कंपेंडियम में दिए थे। कि अर्थशास्त्र में कहा था कि जितने भी मेरे से पहले टीचर हैं मैंने सबका समराइज करके अपना वर्क पेश किया है। नेचर ऑफ दंड नीति, जो दंड नीति है वो कितने टाइप की है, 3 टाइप की है। कि एक आगे एक्विजिशन ऑफ अनएक्वायर्ड, कि आपको जो मिला नहीं है उसका क्या करना है, आपने एक्विजिशन करना है, वो एक्वायर करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्वायर्ड, और जो आपको मिल गया है उसको क्या करना है, आपने बचाना है कि कोई दूसरा ना ले जाए। और तीसरा क्या है, ऑगमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व्ड, कि जो आपको मिला है, क्या जो आपको मिला है उसको क्या करना है, जैसे जो क्षेत्रफल आपको मिला है उसको आपने इंक्रीज़ करना है, उसको ऐड ऑन करना है। फिर आता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑगमेंटेड, कि जो आपको मतलब जो आप ऐड ऑन कर रहे हो, ऑगमेंटेशन कर रहे हो, उससे जो आपको मिल रहा है तो उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो सबको देना है। अपने किंगडम में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मान के चलो हम कोई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो उसकी अच्छे से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ताकि उसकी अच्छे से पैदावार आएगी। तो अगर पैदावार आएगी, ज़्यादा लगाना आएगा तो हमारा किंगडम रिच हो जाएगा। ओनली स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन प्रिंस could fully achieve these purposes. He was the support of a strong monarchy and stable imperial state। ये कहते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड हो गया, कि जो उस पर एक रूल्स पे चलने वाले जो प्रिंस होंगे, जो रूलर होंगे, वही इन चीज़ों को अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। और जो कौटिल्य थे ये एक जो है एक स्ट्रॉन्ग किंगडम पे विश्वास रखते थे, एक अच्छे बहुत
शक्तिशाली साम्राज्य पे विश्वास रखते थे और एक बहुत अच्छी शाही स्टेट पे विश्वास रखते थे। एक मतलब उसके सपोर्टर थे, ये चाहते थे कि स्टेट कैसी बने, एक स्ट्रांग, बहुत मजबूत बने और एक शाही बने, बहुत स्टेबल बने। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट वॉज टू फोस्टर द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और इसका स्टेट का मेन फंक्शन क्या है कि हमने मटेरियल नीड और स्पिरिचुअल नीड, प्रोग्रेस जो है उसको जो है प्रोग्रेस करना है। जैसे हमें जितने भी हमारे किंगडम में जितनी भी मटेरियल नीड्स होगी, जितनी भी चीज़ों की नीड होगी हमारी सिटीजन्स को, चाहे वो हमारी आर्मी हो या हमारी सिविल पॉपुलेशन हो, तो उनकी वो नीड पूरी करनी है। और स्पिरिचुअल हो गया जो उनकी सोचने की क्षमता है, प्रोग्रेस है, उसको हमने क्या करना, इंक्रीज़ करना है। जब हम हीगल को पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो वो किस पे ध्यान देते हैं, वो स्पिरिचुअल पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो है वो कहते हैं कि जो इंसान, हीगल का मानना ये है कि जो इंसान का आइडिया है, जो सोच है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इंसान ने कुर्सी बनानी है तो कुर्सी बनाने से पहले उसके मन में कुर्सी की फिगर होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। कारपेंटर जैसे अगर कुर्सी बना रहा है या सोफ़ा, बेड, कुछ भी फर्नीचर बना रहा है, तो उस चीज़ का पहले उसके दिमाग में मतलब वो व्यू होना बहुत ज़रूरी है, एक थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उसका मैप उसके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल है, जो थिंकिंग है, सोच है, वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू मटेरियल। लेकिन जो उसके बाद कार्ल मार्क्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मटेरियल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमने कुर्सी, पहले कुर्सी होगी तो ही हम उसको दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसी कुर्सी होती है। हालांकि अपनी अपनी जगह पे हीगल भी अच्छे से ठीक कह रहे हैं और अपनी जगह पे कार्ल मार्क्स भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन हीगल और कार्ल मार्क्स को दोनों को साइड में छोड़ के ये दोनों चीज़ें हमारे कौटिल्य ने उनसे काफ़ी पहले बता दी थी। जब उनका कभी जन्म भी नहीं हुआ था, कौटिल्य ने उसी टाइम बता दिया था कि जो है स्टेट का फंक्शन क्या है, मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना ह्यूमन बीइंग की। ही रिगार्ड्स द मोनार्की एज द ह्यूमन इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो एज द कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक राइट्स। वो क्या मानते हैं, वो जो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम को, एक शक्तिशाली साम्राज्य को मानते हैं कि वो एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, कि वो एक सोसाइटी के लिए जो एक बना हुआ किंगडम है, और उसी किंगडम के अंतर्गत क्या आती हैं, उसके कस्टडी में क्या आती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं एज वेल एज पब्लिक के राइट आते हैं। He claimed that out of 4 पुरुषार्थास अर्थ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कहता है कि जो हमारे 4 पुरुषार्थास हैं उनमें अर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अर्थ को हम बाकियों के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये असाइन द ड्यूटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ धर्म रिलीजियस ऑर्डर टू किंग हिमसेल्फ। अब ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि जो धर्म भी है, धर्म भी राजा जो है अपने ही अंडर रखेगा। धर्म का कुछ भी डिसीजन जो भी लेना है वो राजा ही लेगा। कामा कोड बी अटेंड ओनली अंडर द कन्वेनियल एटमॉस्फेयर टू बी मेंटेन्ड बाय द स्टेट। कि जो कामा है, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, वो भी किन के उसमें एटमॉस्फेयर के अंडर होंगी, वो भी स्टेट ही उनको रेगुलेट करेगी, मेंटेन करेगी। फाइनली मोक्ष कुड बी अचीव्ड इफ व्हेन द फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड। और मोक्ष कब मिलेगा, मोक्ष जो हमें तभी मिल सकता है जब हमारी 3 स्टेजेस जो है वो अच्छे से हो जाएंगी, तो ही हमें मोक्ष मिलेगा। अब ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, कौटिल्य के मुताबिक स्टेट कैसे आई और उसका फंक्शन क्या है। बिफोर द इमर्जेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द किंग द वर्ल्ड वॉज एफिलेटेड बाई एनार्की। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाई द टर्म मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या है, एक हिंदी की टर्म है। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ सी, कि जैसे समुद्र में एक मछली दूसरी मछली को खाती, बड़ी वाली छोटी वाली को खा रही है, उससे बड़ी वाली उससे छोटी वाली को खा रही है, तो किसी की लाइफ सिक्योर नहीं है, जिसको हम लॉ ऑफ सी कहें। तो कहते हैं जब राजा नहीं थे, हमारे पास किंग नहीं थे, अथॉरिटी ऑफ द किंग नहीं थी, तो हम भी जो रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, मत्स्य न्याय में रह रहे थे। यानी जो लॉ ऑफ फिशेस वाला है वही हमारा भी था। हमारा लॉ ऑफ जंगल था, सेम ही था, कोई भी किसी को मारता था, कोई भी कुछ भी करता था। तो वो क्या था कि जैसे होब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने कहा है स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। ज़्यादातर होब्स ने कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी, तो बस ये लॉ ऑफ फिशेस वाली ही थी। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य और होब्स जो है
इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि जो किंग से पहले वाली स्टेट थी वो स्टेट ऑफ नेचर जिसको हम कहेंगे वो कैसी थी, एक लॉ ऑफ फिशेस वाली थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ऐसा अराइज होता है कि ये होप्स का जन्म तो बहुत 15 कुछ में हुआ था, तो कौटिल्य तो उससे 4th सेंचुरी के हैं, तो कौटिल्य ने इतने पहले कह दिया था कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। लेकिन जब वो स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो बाद में होप्स वाली आती हैं, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट 15 समथिंग में ही पॉपुलर होता है। लेकिन इंडियन पॉलिटिकल थाट को देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है काफ़ी पहले से 4th सेंचुरी से चल रहा है। द पीपल ओप्रेस्ड बाई दिस कंडीशन नॉमिनेटेड विथ विवासवत मनु देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मनु ऑफ डेल्यूज हैं वो क्या है और मनु ऑफ विवासवत जो है वो क्या है। मनु ऑफ डेल्यूज जो है उनसे हिस्ट्री का जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट होती मीन्स ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग उनसे होती है। एंड विवासवत जो है ये क्या है, ये फर्स्ट किंग थे और सन गॉड माना जाता है, यानी क्या थे, एक भगवान के पुत्र थे इनके मुताबिक, कौटिल्य के मुताबिक। दे डिसाइडेड एंड प्लेज, और ये कहते हैं कि जब लॉ ऑफ फिशेस था तो लोग बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने अप्रोच किया भगवान को और भगवान ने अपने पुत्र को भेजा जिनका नाम था विवासवत मनु। तो क्या बन गए, एक राजा बन गए। अब राजा तो बन गए, लेकिन उनके राजा बनने के रिटर्न में लोगों ने क्या कहा कि हम लोग क्या देंगे, 1/6 ऑफ देयर ग्रेन देंगे, जो उनका जितना भी अनाज निकलेगा। जैसे इंडिया में भी पहले राजा लोग टैक्स लेते थे अनाज का, वैसे ही लोगों ने खुद कहा कि हम कितना देंगे, 1/6 हम ये 1/6 किसका देंगे, अनाज का देंगे, और 1/10 देयर गुड्स, गोल्ड, टैक्सेस वगैरह, बाकी जो गुड्स हो गए, सामान जो बाकी सामान है उसका कितना देंगे, वो 1/10 देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि उसके किंग के पास कुछ होगा तो ही किंग जो है सिक्योरिटी दे पाएगा। हैंस किंग एंजॉय द स्टेटस ऑफ सुपीरियर गॉड। अब वो भगवान के पुत्र हैं तो इसलिए वो भी क्या होंगे, एक सुपीरियर गॉड उनको माना जाएगा। It is a sign to oppose the king because king is vested by divine worth, and on the other hand, the king is duty bound to make full efforts to provide for the safety of his subjects। बोलता है कि अगर हम उनको किंग के अगेंस्ट हो जाएंगे तो वो हमारे लिए एक पाप हो जाएगा, क्योंकि किंग क्या है, भगवान का दूसरा रूप है, और एक तो वो भगवान का दूसरा रूप है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने एश्योर किया है कि कुछ भी हो जाए मैं आपको क्या दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा एट एनी कॉस्ट। हिज पॉलिटिकल थॉट आर सराउंडेड अराउंड किनशिप एंड हिज प्रिस्क्रिप्शंस आर पर्टिकुलरली suitable फॉर मोनार्की एंड नॉट फॉर एनी अदर लाइक अरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी। देखो अरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी जो है उसमें तो ये कौटिल्य कह रहे हैं कि जो ये उनका कंसेप्ट है ये खाली मोनार्की के लिए ही होगा, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम है एक, तो उसके लिए ये पॉसिबल होगा, ना ये अरिस्टोक्रेसी के लिए काम करेगा ना डेमोक्रेसी के लिए काम करेगा। लेकिन ये कौटिल्य की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी में आज के टाइम भी हम फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली जो उनकी विदेश नीति है। ब्रॉडली द किंग शुड प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें कि कहता है कि ज़्यादातर किंग को क्या करना चाहिए, जो उसकी जनता है, जो सब्जेक्ट हैं, उनके सिटीज़न हैं उनके देश के, तो उनको 8 टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज से बचाना है, आपदाओं से बचाना है, जिसमें फायर आ गई, फ्लड आ गया, एपिडेमिक आ गई, फेमाइन, रैट्स हों, स्नेक हों, टाइगर या इविल स्पिरिट्स, भूत वगैरह हैं, तो वहाँ उनसे भी कौन बचाएगा, किंग ही बचाएगा। किंग फंक्शन ऑफ डिफेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। जो किंग के फंक्शन डिफेंस के उनको हम 3 टाइप में डिवाइड कर लेंगे। जैसे डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज एंड असैल्टेंट्स, बोलता है कि जो भी बाहर हमारा एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं, जो बाहर के हमारे दुश्मन हैं, उनसे बचाना है, और जो उन दुश्मन को हो सकता है अपने देश वाले भी हेल्प कर रहे हैं, जो उनके असिस्टेंट्स हैं, तो उनसे भी बचाना है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, जो उनकी स्टेट है, जो उनका राज्य है, उसमें क्या करना, लॉ एंड ऑर्डर कौन करेगा, किंग ही मेंटेन करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज़, जो हमने कहा कि जो किंग है वो मेजर ब्रॉडली वो 8 नेचुरल कैलेमिटीज से बचाएगा। तो ये कहता है कि और क्या करना, उन 3 फंक्शन में से लास्ट वाला क्या है कि वो प्रोटेक्शन, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर आएगी तो उनसे क्यों बचाएंगे किंग। ही एडवाइज द किंग टू एब्सटेन फ्रॉम एरोगेंसेस, के
किंग क्या करेगा, अपने घमंड जो है, घमंड से दूर रहेगा, क्योंकि अगर वो घमंड करेगा तो हो सकता है उससे पावरफुल राजा जो है तो उसको हरा देगा, तो उसकी स्टेट जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो किंग होगा वो घमंड से दूर रहेगा। ही शुड नॉट गिव अप फ्रॉम राइटियसनेस वाइल एंजॉइंग वर्ल्डली प्लेजर। जब भी वो कहीं इंजॉय कर रहा है, जो पूरी दुनिया की जो इंजॉयबल थिंग्स हैं, अगर उनको इंजॉय कर रहा है तो तब भी उनको जो है धर्म का रास्ता जो है, यानी अच्छाई का रास्ता जो है, तो वो नहीं छोड़ना होगा। प्रॉपर एजुकेशन एज वेल एज सेल्फ कंट्रोल इज द की नोट ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है, राजा कैसे गुड एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है। हमें भी पता है कि हमारे इंडिया में क्या था, गुरुकुल सिस्टम था। तो जितने भी राजा, जैसे रामायण देखते हैं हम, महाभारत देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो पहले जो भी राजा बने तो वो पहले गुरुकुल में पढ़ते हैं। तो यही कौटिल्य भी कह रहे हैं कि अगर गुड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हमारे पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है। The state should deal with maintenance of a sanctity of relationship between husband and wife, father and son, brother and sister, teacher and talk, etc. कि स्टेट को क्या करना पड़ेगा, एक जो पवित्र रिश्ता है के बीच में, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, फादर एंड सन के बीच में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी उस रिश्ते की, उसको ठेस नहीं पहुंचानी होगी स्टेट को। उसके बाद आता है कौटिल्य होल्ड दैट स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ड्यू असिस्टेंस टू द destitute, pregnant women, newborn babies, orphans and the aged people। किस स्टेट को क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंस, हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ फाइनेंशियल, या उस टाइम तो अनाज देते थे तो वो देना पड़ेगा सरकार को। किन किन को, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास कुछ भी कोई सहारा नहीं है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जो नए बच्चों का जन्म हो रहा है, न्यूली बॉर्न है, जो ये जो ऑर्फन्स हैं, जिनका कोई माँ बाप नहीं है, एंड द एज्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं। ही हैज़ मेड रेगुलेशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसिशन, रीमैरेजिंग, प्रोटेक्शन एंड रूल्स गवर्निंग द प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। वो क्या करेंगे कि मैरिज कैसे होगी, मैरिज में जो डाइवर्स होगा वो कैसे होगा, रीमैरेजिंग जो होगी, और भी बहुत सारे रूल्स प्रोटेक्शंस के, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स का हो गया, प्रोस्टिट्यूट मीन्स जो सेक्स वर्कर्स हैं, तो उनके इन चीज़ों के रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, स्टेट को एक रेगुलेशन में रखना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे इन चीज़ों के लिए। जैसे ग्रांटिंग लाइसेंसेस टू मर्चेंट्स, के जो सौदागर हैं उनको जो लाइसेंस देने हैं, गोल्ड स्मिथ को, वीवर्स, वॉशमैन, शॉप्स, पर्टिकुलरली द लिक्विड शॉप्स। तो कौटिल्य भी मान रहे हैं कि लिक्विड शॉप जैसे आज हम लाइसेंस देते हैं, तो उस टाइम ये बोल रहे थे कि इन चीज़ों के लाइसेंस देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को लाइसेंस देना पड़ेगा, ऐसे ये काम नहीं कर सकते। फिर आता है 7 ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ स्टेट, सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा थ्योरी हमने मनु में भी पढ़ी थी, तो ये कोई कौटिल्य का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत सारे थिंकर्स ने भी दिया है, तो इन्होंने भी अपनी सप्तंगा थ्योरी दी है। ठीक है, ये कहते हैं मनु एंड वेरियस अदर इंडियन थिंकर्स हैड आल्सो गिवन दिस थ्योरी। कौटिल्य हैज़ 7 organs with the कौटिल्य हैज़ गिवन 7 organs with the organs ऑफ द बॉडी, और इनको कंपेयर किया है किससे, बॉडी से, बॉडी के ऑर्गन से। जैसे स्वामी, स्वामी का मतलब है किंग, किंग को किससे कंपेयर किया है, हेड ऑफ द बॉडी की। जैसे अगर हमारा हेड नहीं होगा, हमारा मिनी कंप्यूटर, तो हमारा हेड ही, अगर हमारा हेड ही नहीं होगा तो बॉडी का क्या करोगे, यूजलेस है बॉडी। अमित्य, अमित्य का मतलब हो गया उसके मिनिस्टर्स जो हैं, तो मिनिस्टर्स क्या हैं, एक आई के साथ, बॉडी में जो आंखें होती हैं उनसे कंपेयर किया है, क्योंकि वो एक राजा तो पूरी उसमें अपनी किंगडम में नज़र नहीं रख सकता, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे तो वो हर चीज़ पे नज़र रखेंगे, तो इसीलिए उनको क्या है, एक आंख कहा गया है। फिर आता है मित्रा, ये शूरिड लिखा है, शूरिड भी है, यहाँ मित्रा भी लिख सकते हो आप, इजी रहेगा आपके लिए। मित्रा में आ गया फ्रेंड्स और एले, इट रिप्रेजेंट द एयर ऑफ द स्टेट। ये क्या है, एक स्टेट की कान है, क्या है, फ्रेंड्स के हैं, स्टेट की कान है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स बहुत बहुत दूर तक होंगे बाहर, आउट ऑफ स्टेट्स, जो भी, जैसे एक मान के चलो हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के हैं अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, पाकिस्तान, या जैसे अगर हम वो किसी और कंट्री को लेते हैं, तो जो उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, तो जितने भी बाकी कंट्रीज़ के रूलर्स हैं, तो अगर जो हमारा मित्र देश होगा, जैसे जापान हमारे अभी मित्र देश है, या यूएसए को भी हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, और रशिया हमारे मित्र देश हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि
बाकी किसी भी आपदा में वो हमें एक तो हेल्प कर सकते हैं, दूसरा वो दूसरे देशों पे नज़र रख सकते हैं। तो अगर हमारे बारे में कहीं कुछ प्रोपोगंडा है तो वो बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलरली राजा महाराजा के टाइम जो था ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, फ्रेंड्स बनाना। फिर आता है कोषा। कोषा का मतलब हो गया ट्रेजरीज, और इसको किससे कंपेयर किया है? माउथ ऑफ द स्टेट से किया है कि स्टेट का क्या है? एक मुँह है। फिर सेना। सेना का मतलब हो गया आर्मी, और ये किससे रिप्रेजेंट किया? इसको ब्रेन ऑफ द स्टेट से किया है। फिर आता है दुर्गा। दुर्गा का मतलब आ गया फोर्ट, ठीक है। और ये क्या है? फोर्ट को किससे कंपेयर किया है कि फोर्ट क्या है? एक स्टेट की आर्म्स हैं, बाजू हैं। फिर आता है पुरा और जनपदा। इसका मतलब आ गया टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? स्टेट की लेग्स रिप्रेजेंट करती है। तो ये कौटिल्य ने जो चीज़ें दी थी 7, ये याद रखना। शूरेड की जगह आप मित्रा लिख देना। तो ये जो है, और ये भी याद रखना किस ऑर्गन को किस स्टेट के ऑर्गन से कंपेयर किया गया है। अब आती है डिप्लोमेसी एंड स्टेट क्राफ्ट कि डिप्लोमेसी क्या है और स्टेट क्राफ्ट जो है वो क्या है। डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को ये कौटिल्य ने जो है जितनी सारी चीज़ें कही हैं उसकी मैक्सिमम चीज़ें आज के टाइम में भी हमारा जो पूरी दुनिया है उसमें यूज़ होती हैं। In Kautilya's political thought, diplomacy and statecraft has been built on the geographic and economical foundation of the state। कि जो हमारी विदेश नीति होगी, हमारी डिप्लोमेसी होगी, तो वो किस चीज़ की पे बेस्ड होगी? एक तो हमारी जियोग्राफिकल इक्वेशन पे बेस्ड होगी, और एक हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन के स्टेट कितने पैसे वाली है। वैसे ही आपको पता चलता है कि इंडिया की विदेश नीति जो है तो वो उसके पैसे और उसके जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से है। नेपाल की भी वैसी है, यूएसए की भी वैसी है। तो आज के टाइम में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। ही हैज़ enumerated from OPIAS I devices or expenditure deemed to be the most reliable device of diplomacy and state। उन्होंने क्या कहा कि जो 4 OPIAS थे, OPIAS तो ये जो 4 OPIAS हैं तो ये एक डिप्लोमेसी की डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट है उसकी डिवाइसेस हैं। फर्स्ट आ गई समा या कॉन्सलेशन। इसका मतलब हो गया दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इन डीलिंग विद ए स्ट्रॉन्ग किंग बिकॉज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम इन द बैटल फील्ड। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनका आज के टाइम में भी मजबूरी है कि वो रशिया के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे, इंडिया के साथ रखेंगे, चाइना के साथ रखेंगे, यूएस के साथ रखेंगे, क्योंकि ये इतने पावरफुल कंट्रीज़ हैं। आर्मी ले लो या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मुगल्स के टाइम हुआ था या उससे पहले, तो ये अब जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, तो आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई कंट्री इंडिया पर हमला करे और इंडिया को गुलाम बनाए तो लूट ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये भी जो ये समय या कॉन्सलेशन है, ये कौटिल्य सुजेस्ट करते हैं कि एक किंग को दूसरे किंग के खिलाफ ये तब करना पड़ेगा जब उसको लग रहा है कि अगेंस्ट जो उसका दुश्मन है वो इतना पावरफुल है कि उसको तो बैटलफील्ड में हराना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहते हैं उससे क्या है, उससे एक किस्म की मित्रता ही करना समझदारी रहेगी। फिर आता है दना और कॉन्सलेशन। इसमें क्या है, द पॉलिसी वुड ऑल्सो बी सूटेबल फॉर डीलिंग विद ए स्ट्रॉन्गर किंग इन ऑर्डर टू अपीज हिम। जो है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें लग रहा है कि हमसे थोड़ा कोई स्ट्रांग है, हमें इसके खिलाफ क्या करना होगा कि हमें उसको थोड़ा सा खुश रखना ही सही होगा, नहीं तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आता है डंडा आर द यूज ऑफ फोर्स। इसका मतलब होता है दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड फॉर डीलिंग विद ए वीकर किंग टू एक्सट्रैक्ट कंसेक्शन फ्रॉम हिम बाई टेरराइजिंग हिम और डिफीटिंग हिम इन द बैटलफील्ड। ये जब कोई हमसे लग रहा है कि नहीं ये स्टेट कमज़ोर है तो हमें क्या करना होगा, उसको अपने अंडर लेना होगा, चाहे हम उस राजा को युद्ध में हराएं या ऐसी प्रेशर बना के वो हमारे अंडर आ जाए। तो ये जो है उस राजा के खिलाफ विदेश नीति है जो हमसे कमज़ोर है, हमें लग रहा है कि नहीं हम इसको तो बैटलफील्ड में हरा ही देंगे। फिर आता है बीडा और सोइंग द सीड्स ऑफ डिसेंशन इन वंस एनिमीज कैंप ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्या कहती है कि अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड है, सॉरी जब आपका कोई दुश्मन है तो आपने क्या करना, दुश्मन को आपको लग रहा है कि इसको मैं बैटलफील्ड में अच्छे से जो है तो हरा नहीं पाऊंगा, तो आप क्या करोगे कि अगर उसको कोई और भी दुश्मन है तो आप ही दोनों दुश्मन के
उसके कैंप में भी मतलब कुछ ऐसा करोगे कि वो उसके खिलाफ भटके, यानी जो दो होंगे वो दूसरे दुश्मन आपस में लड़ेंगे, उनको लड़ा कौन रहे हो, आप लड़ा रहे हो, लेकिन जो वो दोनों हैं वो आपस में लड़ेंगे, उससे क्या हो जाएगा, वो दोनों एक बहुत कमज़ोर पड़ जाएंगे आपस में लड़के, तो फिर उसके बाद आप बेनिफिट लोगे तो आप तो उनको हरा ही दोगे। It is, however, important to mention here that Kautilya and other ancient thinkers recommended the use of unethical method only under abnormal condition। अब जो इंडियन थिंकर्स हैं भाई, ये रिलीजन का तो ध्यान रखेंगे ही, ये तो बात तो धर्म की करेंगे ही, इनके नस नस में धर्म की बात होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो है इमोरल जो करना, अधर्म करना है, तो वो कैसी कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन आपको लगे कि बस अब तो हमारी स्टेट बच नहीं सकती, तो अधर्म जो है आप तभी करोगे, एबनॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में आप ऐसा नहीं करोगे। Machiavelli suggests bravery of lion and cunning of fox, but Kautilya suggests that king should learn 20 qualities of different animals as given below। मैकियावेली ने कहा था कि हमें क्या करना, जो किंग होगा उसको 2 क्वालिटी सीखनी पड़ेंगी, एक तो बहादुरी जो है तो वो लाइन से सीखनी पड़ेगी, और चालाकी में भागना जो है वो किससे, फॉक्स से सीखना पड़ेगा। तो ये 2 एनिमल्स की क्वालिटी में मैकियावेली जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो 2 एनिमल्स की क्वालिटी पे किंग को डिपेंडेंट मान रहे कि अच्छा किंग वो है जो लाइन और फॉक्स की दोनों की क्वालिटी को अपने आप में मिक्स करता है। Kautilya suggested that king should learn 20 qualities of different animals as given below। कौटिल्य ने तो मैकियावेली से काफ़ी पहले कितनी देती थी, 20 क्वालिटीज़ देती थी डिफरेंट एनिमल्स की, जो हमने नीचे लिस्ट की हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि Prince should learn from lion to undertake a task well prepared before it big or small। जैसे कि शेर होता है, अपना शिकार छोटा हो या बड़ा हो अपनी स्ट्रेटजी से ही करता है, अपनी टास्क अंडर रूल ही करता है, अपने हिसाब से ही करता है। तो वैसे ही अगर आपका दुश्मन किंग जो है वो छोटा है या बड़ा है, डजेंट मैटर, आप उसको उस युद्ध में हराओगे, जैसे भी उस स्टेट को अपने अंडर करोगे तो आप एक स्ट्रेटजी से करोगे। यानी आप में किसकी क्वालिटी होनी चाहिए, लाइन की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आता है फ्रॉम द क्रैन ही शुड लर्न टू कंट्रोल हिज सेंसेस एंड एप्टनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस टू एकम्प्लिश ऑल टास्क। आपने देखा होगा जो क्रैन बर्ड होती है लंबी सी बतख की तरह, तो वो क्या करती है, वो अपने सेंसेस का वो करती है, अपने टाइम को एडजस्ट करके और अपनी प्लेस को एडजस्ट करके अपने शिकार पकड़ती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें भी जो किंग होगा उसको क्रैन की क्वालिटी लेनी, उस क्रैन से ये सीखना पड़ेगा कि वो टाइम को कैसे एडजस्ट करती है अपने शिकार को पकड़ने में, और प्लेस को और अपने सेंस ऑर्गन्स को जो है वो कैसे मैच करती है। फिर आता है कॉक, जो मुर्गा है, मुर्गे से 4 चीज़ें सीखनी पड़ेगी ये किंग को। देखो अब कौटिल्य ने कहा है तो सीखनी तो पड़ेंगी मुर्गे से किंग को। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, एक तो जागना है भाई, टाइम पे जागना है, फाइटिंग डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एलीज, कि जो आपने युद्ध करना है तो अपने जो आपके साथी होंगे, मीन्स कि जो अपने मित्र होंगे जो आपके साथ युद्ध में है, तो उन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी। जैसे हम महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, तो उनकी पहले दिन से ही युद्ध की स्ट्रेटजी बनी होती थी, आप उसको घेरोगे, आप उसको घेरोगे, आप ये करोगे, आप उनकी पहले से प्लानिंग बनी होती थी। तो क्या करना है, अपने मित्रों के साथ ऐसी प्लानिंग करनी है कि अगले वाला बंदा ढेर हो जाए। और इन्जॉय वन स्प्रे आफ्टर अटैकिंग इट वन सेल्फ, कि अपना शिकार जो है वो अकेले अटैक करके खुद जो उसको इन्जॉय करता है मुर्गा, तो बस वैसे ही करना है कि अपना जो किंग आप किसी राजा को हरा रहे हो तो उसको हरा के तो बस अपनी स्टेट में मिला लेना है, तो अपने मीन्स कि जो अपना शिकार है उसको खुद एंजॉय करना है। तो ये थी 4 क्वालिटीज़ जो हमें किससे सीखनी पड़ेंगी, एक कॉक से सीखनी पड़ेंगी। फिर आता है क्रो, कौवे से कितनी सीखनी पड़ेगी, 5 क्वालिटीज़ सीखनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्वालिटी है सेक्स इन सेक्रेसी, कि जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी सेक्रेसी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप राजा महाराजा हो तो कहीं भी आपको कोई फीमेल स्मार्ट लग रही है, कोई किसी की वाइफ लग रही है, किसी की बेटी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप तो किंग हो तो भाई आपको तो कोई पूछने वाला नहीं, आप चौराहे से उठा के ले जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जितनी अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो लीगल होनी चाहिए, वो बिल्कुल सेक्रेसी में होनी चाहिए। सेक्रेट एक्शन, जो भी आप कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपका एक्शंस जो हैं वो सेक्रेट होना चाहिए। आप किसी के खिलाफ, किसी किंग के खिलाफ जो भी एक्शन ले रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, एक सेक्रेसी होनी चाहिए अपनी उसकी। उसके बाद कहता है कैच इन टाइम, कि जो आपने
कैच करना है, जो अपना शिकार पकड़ना है वो टाइम पे पकड़ना है कि जब मौका मिले तभी पकड़ना है। अनरफल्ड बिहेवियर, अनरफल्ड बिहेवियर हो गया कि अगर आप कहीं मुसीबत में भी हो तो तब भी क्या करना है, कोई ऐसा एंग्री कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना है, मौके का फ़ायदा उठाना है, बस मौके की तलाश करनी है। एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ एवरीवन, क्या जैसे कौवा है वो कौवा कौवे पे विश्वास नहीं करेगा, इंसान की तो बात क्या है, वैसे ही भी किंग को क्या करना है कि किसी भी किंग पे उतना विश्वास नहीं करना है। फाइनली ही शुड लर्न फ्रॉम डंकी टू कैरी द बर्डन इवन द टाइड। देखो कौटिल्य की जो नीति है, तो कौटिल्य कहते हैं कि किंग को गधे से भी सीखना पड़ेगा। अब गधे से क्या सीखना पड़ेगा ऐसा, वो कहते हैं कि गधे से दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक तो जो वजन उठाना है वो गधे की तरह उठाना ही पड़ेगा, आपको अपनी तलवार भी उठानी पड़ेगी, अपने प्रोटेक्शन किट उठानी पड़ेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी। तो जैसे महाराणा प्रताप जी थे तो उनका पता नहीं कितने क्विंटल का तो उनका वो प्रोटेक्शन किट प्लस जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे लड़ाई के तो वैसे थे। तो ये कौटिल्य कह रहे हैं कि वो गधा तो आपको बनना ही पड़ेगा सामान उठाने के लिए अपना। नॉट टू माइंड हीट एंड कोल्ड, आपने क्या करना है कि माइंड नहीं करना है हीट एंड कोल्ड, गर्मी है सर्दी वो आपने माइंड नहीं करनी है। टू ट्रीज और सेटिस्फाइड and the prince who practiced these 20 virtues conquers all enemies and he himself remains unquerable. Okay, and choose और satisfied। और आपने क्या करना है, एक तो आपने बर्डन उठाना है, दूसरा आपने गर्मी और उसकी सर्दी की टेंशन नहीं करनी है, और अगर आप थके भी हुए हो तो आपने क्या आहिस्ता आहिस्ता कदम, लंबे लंबे कदम लेने हैं। जैसे कोई गधा थकता है तो क्या आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन कदम उसके फिर भी लंबे होते हैं, तो वैसे करना है आपने। और दूसरा अगर ये कहते हैं कि अगर आप 20 क्वालिटीज़ को लेके चलोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा, और वो आपकी स्टेट जो है वो बिल्कुल अनकन्क्वेयर्ड होगी कि उसको कोई भी फतेह नहीं कर पाएगा। तो ये था कौटिल्य का। तो ये मैंने क्वालिटीज़ का चार्ट बनाया है, लाइन से एक क्वालिटी लेनी पड़ेगी, क्रैन से 1, कॉक से 4, क्रो से 5, डॉग से 6 और डंकी से 3। तो ये टोटल कितनी क्वालिटीज़ बनती हैं, 20 क्वालिटीज़ बनती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो अगर आप लेक्चर के लास्ट तक पहुँच गए हो तो इतना तो डन है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको PDF तो बनती है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे दूँगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। तो लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा। और लाइक से क्या होगा कि मेरे को पता चलेगा कि जो मैं इतनी हार्डवर्क कर रहा हूँ तो उसका कितने बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, बस ये मेरे को पता लग जाएगा आपके एक लाइक से। थैंक यू।